नमस्कार साथियों, अनअकैडमी की इस क्लास में मैं 66वीं बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और इसमें 150 जो है वह क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला जो है भाग में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रहेगा, दूसरा भाग में 51 से लेकर के 100 तक रहेगा और तीसरा भाग में 101 से लेकर के 150 तक। जिस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, साइंस का 30, करेंट अफेयर्स का 30, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ से भी 10 रहता है। तो सभी विषय को इसमें शामिल किया गया है और आपको बनाना है 100 प्लस इसमें करना है। 100 प्लस अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी 100% पूर्ण हो चुकी है। तो मैंने कहा था, आप ही लोगों की मांग थी कि प्रैक्टिस सेट भी सर बीच बीच में लाइए और मैंने कहा था, तो उसी की शुरुआत साथियों मैं कर रहा हूं। और 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन जो है इसमें रहेगा 3 भागों में, 1-1 घंटे का रहेगा। 3 घंटा का आप एक बार नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको 3 भाग में बांट करके आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। अच्छे से बनाइए और बना करके आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने बनाया। तो शुरुआत करते हैं एक बार और आप लोगों का स्वागत करते हुए। पहला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आपको नाम बतलाना है। मैं यहाँ पर व्याख्या भी करूँगा अन्य क्वेश्चन से संबंधित, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वह मिल सके और आप इसको नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। साथियों, यहाँ पर धौलावीरा दिया गया है। धौलावीरा की खोज जो है 1991-92 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और वर्तमान समय में यह सबसे बड़ा नगर के रूप में है हड़प्पा सभ्यता का। और यहाँ से बहुत बड़ा खेल का मैदान मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं, जिसको सूचना पट कहा जाता है। एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा है, नहीं तो सभी स्थल जो हैं वह 2 भागों में बटे हैं। और सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। कालीबंगा, आप जानते हैं राजस्थान का यह क्षेत्र है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य, जिसको हल कुंड हम लोग कहते हैं, और चना तथा सरसों का प्रमाण यहाँ से मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह मेहरगढ़ हो जाएगा। और मेहरगढ़ से हैं प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ से अन्न उपजाने का पहला प्रमाण हम लोगों को मिला है, जिसमें जौ और गेहूं की खेती की बात निकल करके सामने आती है। किले गुल मोहम्मद भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, लेकिन इसको पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो ये तो आसान है, आप बता सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष कौन था। तो जवाब यहाँ देना है। इसमें आपको महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति आप जानते हैं कि राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। और इस समय अजातशत्रु जो हैं वह शासक थे। नागसेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने मीनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो यही 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। विकल्प में दिया गया है, विकल्प आप देख सकते, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो यह आपको बतलाना है और आप लोग निश्चित रूप से इसको बतलाएंगे, हमें विश्वास है। और साथियों, इसका आंसर जो है यह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता हो जाएगा। 3 का डी नंबर।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, तक्षशिला, गिरिव्रज या राजगिरी, चंपा। प्रतिष्ठान या पैठान, यह जो आप देख रहे हैं इसको पैठन भी कहते हैं, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और यह सातवाहनों की राजधानी है। यह तक्षशिला जो देख रहे हैं यह गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, और यही विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी है तक्षशिला। राजा तक्ष ने इसकी स्थापना किया था। चाणक्य इसी तक्षशिला के रहने वाले थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे। चंपा, आप जानते हैं चंपा 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था अंग, और अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरिव्रज या राजगृह। इसका वास्तुकार जो है वह महागोविंद था, और प्रारंभिक राजधानी मगध की गिरिव्रज है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कूट में आपको आंसर भरना है कि कौन सही है। संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने का सिक्का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो यह तो सही है। प्रांतीय विभाजन भी किया गया था, यह भी सही है। सोने का सिक्का, तो यह तो सर्वप्रथम कुषाणों के द्वारा, हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। हिंदू कुश तक साम्राज्य, तो ACD सही है। अब आप विकल्प में देख लें ACD कौन है, तो D। इसका D जो है वह आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। 6 नंबर, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था, कौन था? आपको यह जो है वह बतलाना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो 6 नंबर का आंसर आप बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 में गुप्त संवत की शुरुआत किया था। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, और यही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण किया था। 7 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो आपको जवाब देना है। पहले तो मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू किया था, और यह मनसबदारी व्यवस्था जो है यह मंगोलों की देन है। विकल्प में दे देगा मंगोल, जब मंगोल नहीं देगा तो विकल्प में देगा कहाँ से लिया गया, तो मध्य एशिया से यह लिया गया था, क्योंकि मंगोल जो थे वह मध्य एशिया के रहने वाले थे, और यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था मनसबदारी व्यवस्था। तो D इसका आंसर हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा का निर्माता था हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। बीबी का मकबरा, इसको रबिया दोरानी का मकबरा भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ और बन जाता है, रबिया दोरानी का मकबरा। और रबिया दोरानी जो थी वह औरंगजेब की पत्नी थी, मतलब औरंगजेब ने इस बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में कराया था। औरंगाबाद का भी निर्माण औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था। इसमें एक और पॉइंट जुड़ेगा जो NCERT में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। इस बीबी के मकबरे को ताजमहल का गंदा नकल कहा गया है। फूहड़ नकल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह नकल जो है वह हो नहीं सका। तो यही 8 नंबर का
जवाब हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने दशहला, किस पर जो है यह आधारित था, यह आपको बतलाना है। तो साथियों, इसकी सैन्य व्यवस्था का सबसे मजबूत पक्ष जो था वह मनसबदारी था, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए थे। आइन ए दहशला, यह जो है आप देख रहे हैं अकबर के समय में लागू किया गया था और टोडरमल ने इसको लागू किया था, वहीं इसके प्रवर्तक हैं। यह भू राजस्व व्यवस्था से जो है संबंधित था। तो सामंतवादी, सामंतों को यहाँ पर भूमि दिया जाता था और यह साल में एक बार राज दरबार में उपस्थित होकर के कर प्रदान करते थे और समय पड़ने पर राजा को सहायता भी प्रदान करते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था, यह आपको बतलाना है। ह्वेन सांग चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था और वह प्रथम चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था और वह प्रथम भारतीय था जो भारत आया था और यूनान का रहने वाला था। इनके समय में कोई आया नहीं था, तो आंसर हो जाएगा सम्राट हर्ष, हर्षवर्धन इसको कहते हैं। ह्वेन सांग चीन से चलकर आए, सी युकी नामक ग्रंथ की रचना किया। सम्राट हर्षवर्धन ने इन्हीं के सम्मान में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया और ह्वेन सांग को उसका अध्यक्ष बनाया। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान का शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहते हैं। बीपीएससी में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया, तो ह्वेन सांग ने 6 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। 11 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, तो उज्जैन है, मथुरा है, जबलपुर है, सीतापुर है। उज्जैन का महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है और गुप्त काल में भी इसकी चर्चा की गई है। मथुरा का केशव राय मंदिर जिसको औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था, आंसर इसका हो जाएगा सीतापुर। यहीं इसी जनपद में यह प्राचीन काल का यह जो स्थल देख रहे हैं वह उपस्थित था। 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, लेकिन राजधानी जो है वह लाहौर ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बना करके शासन किया था और इल्तुतमिश जो है पहली बार लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। और इल्तुतमिश की पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला जिसने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। मोइजुद्दीन गोरी, इसको मुहम्मद गोरी भी कहते हैं, और इसी मुहम्मद गोरी का दास जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। आंसर हम लोगों का इसमें बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। 13 नंबर क्वेश्चन है, और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। या आपको 4 युद्ध का नाम दिया गया है, तो आप इसमें बताएंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। देवरा या देवराई का युद्ध, यह
1532 में हुआ। चौसा आप जान रहे हैं 1539 में हुआ। कन्नौज 1540 में हुआ। और सरहिंद यह युद्ध जो है जून 1555 में हुआ था। तो यही विकल्प जो है वह सही है। और यह युद्ध जो आप देख रहे हैं यह हुमायूं और सूर्यवंश के अंतर्गत जो है यह युद्ध लड़ा गया था। यह 3 युद्ध जो आप देख रहे हैं, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। सल्तनत काल पूछा जा रहा है साथियों। तो दाम है, जीतल है, रुपया है, टंका है। आप पढ़े हैं कि रुपया और दाम 1 और 3 जो है यह किसने जारी किया था? शेरशाह ने जारी किया था। चांदी के सिक्का को रुपया और तांबे के सिक्का को दाम कहा गया। 1 रुपया बराबर 64 दाम होता था। और यह पूछ रहा है सल्तनत काल, तो शेरशाह सल्तनत काल में तो थे नहीं, ये तो मुगल काल में थे। तो यह दोनों नहीं होगा। तो हो कौन जाएगा? या तो जीतल या टंका या दोनों। तो यह दोनों होगा। टंका और जीतल की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इसलिए परीक्षा में पूछता है कि शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने जारी किया। चांदी का टंका कहते थे और तांबे का जीतल कहते थे। तो जो 2 और 4 विकल्प में होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और यह हो जाएगा डी। डी इसका आंसर होगा साथियों 14 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये तो हमेशा पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। हरिहर एवं बुक्का ने। इसमें 1-2 लाइन मैं बतलाना चाहूँगा कि हरिहर एवं बुक्का ने कब? तो 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना कर दिया। और यह काल जो था वह मुहम्मद बिन तुगलक का काल था। और इन्हीं के समय में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना किया था, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और इसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कृष्णदेवराय का नाम आता है। तो यही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो आपको बतलाना है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व, शिवाजी का व्यक्तित्व। यह मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है। तो आपको जवाब देना होगा साथियों। यह भौगोलिक सुरक्षा या भौगोलिक स्थिति रहता है पॉइंट में, तो यह सही है। उच्च नेतृत्व शक्ति, यह भी सही है। धार्मिक चेतना, धार्मिक चेतना कहते हैं धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। जैसे शिवाजी के गुरु थे, धार्मिक गुरु समर्थ रामदास, और इन्होंने इनको प्रेरित किया था। राजनीतिक जागृति और शिवाजी का व्यक्तित्व, मतलब सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यही एक से अधिक जो है वह आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था यह आपको बतलाना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम, सर हरकोट बटलर।
तो यह काल आप देखेंगे तो इस काल के अनुसार तो आपको पता चल जाएगा कि 1856 से लेकर के 1862 तक का काल जो है वह लॉर्ड कैनिंग का है, और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। यह भारत के प्रथम वायस राय भी थे, और इन्होंने ही महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था। कभी आपसे पूछ देगा कि किस स्थल पर पढ़ के सुनाया था, तो इलाहाबाद जो है वह आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने ही सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, और ई तो सब में रहता है। तो आपको अब यहाँ पर जवाब जो देना है वह देना है कि इसमें सर्वोत्तम जवाब कौन है। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जिसमें सभी सही हो, लेकिन आपको सर्वोत्तम जवाब इसमें देना है। तो सर्वोत्तम जवाब इसमें है एनसीईआरटी के अनुसार किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जितने भी लोग इसमें शामिल थे विद्रोहियों में, वह सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। किसी के दिल में राष्ट्रीय भावना जो है नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय अभी हुआ ही नहीं था। राष्ट्रवाद का उदय 1885 से होता है, जब कांग्रेस का जन्म होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट। तो आप बताइए, शिलान्यास पूछा जा रहा है। पहले तो एक दो लाइन इसके बारे में आपको जानना होगा। एनी बेसेंट का नाम आप सुने होंगे, और एनी बेसेंट ने ही बनारस हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना किया था 1898 में, और वहीं आगे चल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में किनके सहयोग से? तो मदन मोहन मालवीय के सहयोग से परिवर्तित हुआ था। अब यहाँ पूछा जा रहा है शिलान्यास किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग का यह काल है, और लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बारे में एक कहानी है कि मदन मोहन मालवीय ने राजा से भूमि की मांग किया था। इनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि मुझे कुछ भूमि अनुदान में दिया जाए, और मैं वहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूँ, शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहता हूँ। तो एरिया हमको कुछ ज़्यादा चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप दिन भर में जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक की भूमि हो आपकी हो जाएगी, और आप इस पर स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज कुछ भी आप खोल सकते हैं। तो मदन मोहन मालवीय ने लंबे लंबे और तेज गति से चलना शुरू किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि आ जाए और बहुत विशाल जो है वह विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, और विश्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आज भी है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं, महामना, महान आत्मा, और यह उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और सुरेंद्र बनर्जी। जवाब आप दीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत बार चर्चा किया गया है। दादा भाई नौरोजी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला, दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति हैं जिसने भारत से धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दूसरा, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे।
दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे वह उदारवादी दल के रूप में यह चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ादी के पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी जो हैं यह नरमपंथी विचारधारा के नरम दल में शामिल थे और पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में अपना मत जो है वह प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह दादा भाई नौरोजी से है। बाल गंगाधर तिलक, उग्रवादी काल का इन्होंने नेतृत्व किया था, बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य इनकी महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। दूसरा पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्जन, बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों बीपीएससी की परीक्षा में पूछ दिया गया है। इनका प्रसिद्ध कथन है, इस बार पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। कठिन करेगा तो पूछेगा आपसे कि किस अवसर पर यह कथन निकल करके आया था, किस अवसर पर इन्होंने यह नारा दिया था। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में जब इन्होंने चलाया तो उसी समय इन्होंने यह नारा दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। साथियों, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके और वो ह्यूम, आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक वो ह्यूम थे। यह सिविल सर्वेंट थे। अवकाश प्राप्त करने के बाद शिमला में रहने लगे, अपनी आश्रम अपनी कुटी बना करके, इसलिए इनको शिमला का संत भी हम लोग कहते हैं। यह ब्रह्म विद्या में साथियों विश्वास करते थे। वो ह्यूम और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वह सिविल सेवा में पास करने वाले दूसरे भारतीय थे। प्रथम भारतीय आप लोग जानते होंगे, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय, और यह दूसरे भारतीय थे, लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसीलिए विरोध में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है इनके द्वारा 1876 में कलकत्ता में किया गया और इस संगठन को इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारा बात यहाँ पर मैंने बताया आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति। तो इसमें आंसर जो है भारत दुर्दशा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। अंग्रेजों पर एक प्रहार करने का, एक कटाक्ष करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। खड़ी बोली के जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। देवकीनंद खत्री की चंद्रकांता संतति जो है वह पुस्तक माना जाता है। 22 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ दिया हुआ है के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? पहले तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और यह अपना मनमाने तरीक़ा से भारत में कार्य करने लगी। आगे चल करके भारत में यह राजनीतिक कार्य करने लगी, जबकि व्यापारिक कार्य करने आई थी। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। पौने 200 साल आप कह सकते हैं, 173 साल के बाद। और थोड़ा सा अंकुश लगाने का कार्य जो है वह किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
अब कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में किया गया। तो यही महत्वपूर्ण बात है 22 नंबर क्वेश्चन से। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? साइमन कमीशन 1927, शिमला सम्मेलन 1945, क्रिप्स प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946। तो आपको जवाब देना है और आप लोग जवाब देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यह साइमन कमीशन, इसका गठन 1927 में लंदन में किया गया और यह साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। सभी जगह इसका विरोध किया गया, इसलिए किया गया कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। शिमला सम्मेलन, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन लॉर्ड बेवेल द्वारा बुलाया गया था, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर यह सम्मेलन, मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिकता की जो बात थी उसके आधार पर यह असफल घोषित कर दिया गया। यह क्रिप्स प्रस्ताव और 1940 जो यहाँ दिया गया है यह गलत है, यह तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में लाया गया था और यही कैबिनेट मिशन इसका आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स 3 लोग शामिल थे और इसके अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वह पैंथिक लॉरेंस थे। इस कैबिनेट मिशन की बात को कांग्रेस ने मान लिया और इसी मिशन के रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी कैबिनेट मिशन पर ही आधारित था। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। बताइए आप जवाब। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत तो सरोजनी नायडू ने कहा है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल यह हैं सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है इन्होंने किया था। 1925 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और यह प्रथम भारतीय महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया था और यह आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन भारत आ गई और भारत के लिए इन्होंने कार्य को संपन्न किया। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली यह प्रथम महिला हैं एनी बेसेंट और तिलक के साथ मिल करके इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में चलाया था। राजकुमारी अमृत कौर यह किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं, राजकुमारी अमृत कौर। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं में इन्होंने बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर दिया था। तो ये इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। 25 नंबर क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा,
महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो आपको जवाब देना है दलित वर्गों का संघ, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। साथियों, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मऊ जगह है। महारकुल में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में स्थापित हुए, कानून के बहुत बड़े जानकार, और महाराष्ट्र को इन्होंने अपना कार्यस्थली बनाया। पश्चिम बंगाल से यह जीत करके आए और आजीवन दलितों के लिए, अछूतों के लिए इन्होंने कार्य जो है वह किया था। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन भी शुरू किया था और एकमात्र व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। महात्मा ज्योतिबा फूले से भी पूछ दिया गया है BPSC में परीक्षा में कि यह भी महाराष्ट्र के ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और यह भी दलित वर्ग का ही नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में इनके द्वारा किया गया था। बाबू जगजीवन राम बिहार के सासाराम के रहने वाले बाबू जगजीवन राम थे और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। अभी हम लोग इसकी चर्चा जो है वह कर चुके हैं और 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। सर साइमन के नेतृत्व में 6 सदस्य इसमें थे और एक भी भारतीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए सभी जगह विरोध हुआ और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसको कांग्रेस ने एक सिरे से मानने से इनकार कर दिया था। 1963 जो है वह 1927 हो जाएगा, लेकिन पूछ दे कि कब यह आया भारत में, बम्बई कब पहुंचा, तो 1928 में। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त के द्वारा किया गया था। 1930 में आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कथन है एक, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? आप जवाब दीजिए। 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 की अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह। पहली बार व्यापक स्तर पर यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ, लेकिन विधिवत रूप में 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में सफल आंदोलन चलाया गया था बिहार के चंपारण में। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1942 की क्रांति करो या मरो नारा के साथ गांधी जी के नेतृत्व में चला था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग, क्योंकि मुस्लिमों के द्वारा यह शुरू किया गया था, बाद में यह असहयोग आंदोलन में मिल जाता है। तो इसी घटना के संदर्भ में एचिंसन का यह कथन है, सी आंसर होगा। 28 देखिए, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण में पहला बार आंदोलन किया और इसमें यह सफल भी हो गए। नील की खेती से यह जुड़ा हुआ था और नियम क्या बनाया गया था कि 1 बीघा अगर ज़मीन है 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। इसको तिनकठिया कहा गया है। तो विकल्प में आप देख लीजिए कि कौन उस तरह का है। तो विकल्प में यही तो है और यही आंसर हो जाएगा।
और यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था भारत में, और यह सफल हो गया। और इस सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी षड्यंत्र, यह जो आप देख रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन से यह संबंधित है। क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा चरण और अंतिम चरण 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुआ, और यह क्रांतिकारी संगठन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन कहते हैं इसको। तो संगठन का तो गठन कर दिया गया, लेकिन पैसा नहीं था गोला बारूद पिस्तौल बम खरीदने का। इसीलिए प्लान बनाया गया कि क्यों नहीं सरकारी खजाना को ही लूट लिया जाए। और यही काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है लखनऊ के समीप, तो यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया 1925 में, जिसको हम लोग कहते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड। और इसमें अंजाम तो दे दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण नेता इसमें पकड़ में आ गए, और उस महत्वपूर्ण नेता में सबसे महत्वपूर्ण थे राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ 3 और इनके जो दोस्त थे, इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रोशन लाल थे, अशफाक उल्ला थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे और राम प्रसाद बिस्मिल, सभी को चारों को फांसी दे दिया गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का कथन जो आप जानते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो कथन भी पूछा जा सकता है। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है कि भगत सिंह ने 1926 में छबील दास के साथ मिलकर नौजवान सभा की स्थापना किया था, और यह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारी। और इन्होंने ही बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके असेंबली में बम से प्रहार किया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में राजगुरु सुखदेव के साथ इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, यह वीर पुरुष सभी लोगों के लिए आदरणीय हैं, और यह भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। 1928 में दिल्ली में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से घिर गए, तो 1931 में इन्होंने मार्च 1931 में ही इन्होंने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। बटुकेश्वर दत्त का बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी। बी, मूल अधिकार का लक्ष्य रखा। सी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। डी, सांप्रदायिकता का लक्ष्य रखा। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सांप्रदायिकता का लक्ष्य रखा, यह तो होगा ही नहीं। मूल अधिकार का लक्ष्य रखा, मौलिक अधिकार की मांग जो है वह की गई। यह 1931 में कराची अधिवेशन जब हुआ था, तो उसमें इस प्रकार का मांग रखा गया था। आंसर हो जाएगा ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखा था। और हम लोगों ने चर्चा किया कि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत किया था। आगे चल करके श्रीमती एनी बेसेंट भी होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गई। अगर बिहार में पूछे कि होम रूल लीग आंदोलन का बिहार में किसने नेतृत्व किया,
मौलाना मजहरुल हक ने नेतृत्व किया था। 31 नंबर क्वेश्चन गलत है। अब इसमें जुड़वा जुड़वा दिया हुआ है, शब्द बताना है। शिवाजी के 8 मंत्री क्या कहलाते थे? अष्टप्रधान, सही है। पेशवा, इसी अष्टप्रधान में पेशवा था जिसको प्रधानमंत्री, तो दोनों सही है। सुमंत विदेश मंत्री, यह भी सही है। सरे नौबत सेनापति, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ई, मतलब एक से अधिक। 31 नंबर का आंसर ई हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? मैकाले रिपोर्ट, मेटकॉफ रिपोर्ट, फिल्ट्रेशन थ्योरी, वुड डिस्पैच। मैकाले रिपोर्ट, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में यह रिपोर्ट आया था और 1835 में इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और इसी से फिल्टरेशन थ्योरी जुड़ा हुआ है। मैकाले ने जो रिपोर्ट दिया उसमें स्पष्ट किया कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दिया जाए और यह शिक्षा छन करके निम्न वर्ग के लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसी को अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्टरेशन थ्योरी कहा गया है। यह वुड डिस्पैच 1854, यह लॉर्ड डलहौजी का काल है। 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा आयोग का गठन किया और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसको वुड डिस्पैच कहते हैं और इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहते हैं। सुकरात के साथ इनकी तुलना की गई है दार्शनिक रूप में और यह गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्ति थे जो गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु। पंडित रमाबाई, महिलाओं के लिए इन्होंने अछूत जाति की महिलाओं के लिए इन्हें बहुत अधिक कार्य को संपन्न किया था। गोपाल हरि देशमुख, यही आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया है, फिर यह पूछा जा सकता है। इन्हीं को लोकहितवादी कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? 34 नंबर का जवाब देना है आपको। वन मैन बाउंड्री फोर्स चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। चर्चिल ने साथियों इनको अर्धनंगा फकीर कहा है और एटली, यह जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्लीमेंट एटली जो थे वह प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही भारत को आज़ाद किया था। साइमन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। माउंटबेटन जो है वह आंसर हो जाएगा। यह 1947 से लेकर 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वाइसराय माउंटबेटन थे। तो आंसर भी यही हो जाएगा। लेकिन चर्चिल वाला भी पूछा जाता है, किसने अर्धनंगा फकीर कहा? तो चर्चिल ने। 35 नंबर क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या इंग्लैंड? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी? किस पार्टी की सरकार थी जब भारत स्वतंत्र हुआ? यह आपको बतलाना है। क्लीमेंट एटली जो थे इस पार्टी के प्रधानमंत्री थे और हमेशा से लेबर पार्टी जो है भारत के समर्थक के रूप में जाना गया है। तो यही लेबर पार्टी जो थी और इसने भारत को आज़ाद किया था।
36 हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। यह कभी कभी पूछता है कि कब लिखा था इसको, हिंद स्वराज को। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया था और सर्वप्रथम इन्होंने लिखा था अपनी मातृभाषा गुजराती भाषा में। तो यही है 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? आपको जवाब देना है। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्च मौर्य काल में, गुप्त काल में। बुद्ध का काल का मतलब है क्या? 600 BC बुद्ध के काल को कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था और धार्मिक सुधार आंदोलन में 62 संप्रदाय जो हैं वह उठ करके खड़े हो गए थे और इन संप्रदाय ने ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत किया था। यह 62 संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे सभी क्षत्रिय जाति से थे और क्षत्रिय ने यहाँ पर ब्राह्मणों को चुनौती दिया और अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय की स्थापना कर दिया। इसलिए आंसर जो है यह बुद्ध के युग में यह हो जाएगा। मौर्य काल तो धर्मनिरपेक्षता का काल है। पश्च मौर्य काल में सभी धर्मों के बारे में, सभी जातियों के बारे में मिलता है और गुप्त काल में तो मिलता ही मिलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोगों का क्वेश्चन है 38। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। रामेश्वरम तमिलनाडु में है और माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव की लिंग को स्थापित किया था और यह एक धाम के रूप में, एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित है और यहीं पर श्रीलंका जाने के लिए बांध का निर्माण जो है किया गया था। कांची पल्लवों की राजधानी जो है वह कांची, तमिल का यह भी क्षेत्र है और पल्लव वंश के शासकों ने इसको राजधानी बना करके शासन किया था। मदुरई यह भी तमिलनाडु के क्षेत्र में समुद्र तटीय क्षेत्र है और पांड्यों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। मदुरई को मदुरै भी कहते हैं और पांड्य वंश के शासकों की यह राजधानी थी। इसी मदुरई में आप जाएंगे तो विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। बीपीएससी के इंटरव्यू में भी यह पूछा जा चुका है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु के मदुरई में है। और यह क्वेश्चन है जैन केंद्र, तो श्रवणबेलगोला यही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का यह क्षेत्र है श्रवणबेलगोला। साथियों, यह प्रसिद्ध जैन केंद्र इसलिए है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अंतिम समय में अपने धार्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ यहीं गया था श्रवणबेलगोला और यहीं पर काया क्लेश का पालन करते हुए अपने प्राण का त्याग किया था, जिसको जैन धर्म में सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना, इसी स्थल पर चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण किया गया और जो पहाड़ी था उसका नाम जो है चंद्रगिरी पहाड़ी रख दिया गया। श्रवणबेलगोला में बाहुबली का जो है वह मूर्ति स्थापित किया गया जैन धर्म से संबंधित और यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो है जैन धर्म का मूर्ति है। चामुंड राय के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण, कलचुरी वंश के शासक थे चामुंड राय और इन्होंने ही इस मूर्ति का निर्माण जो है वह कराया था, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। 39 नंबर क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूछा जा रहा है। तांबा का, टीन का, लेड का, लौह का, तो बताइए।
यह क्वेश्चन का जवाब तो आप दे सकते हैं। उस समय अब तो बिहार और झारखंड बट गया है, तो झारखंड को कॉन्सेप्ट में ला करके जवाब देना है लॉ। डी जो है यह आंसर जो है हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। 40 नंबर, कौशल, मगध, चंपा, अवंती। 16 महाजनपद में यह पढ़ा जाता है। यह कौशल उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यह कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक श्रावस्ती में उपदेश दिया था, समय बिताया था। मगध के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अवंती की राजधानी उज्जैन, मगध का सबसे प्रबल शत्रु राज्य। उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानी, यह मालवा का क्षेत्र है। और चंपा के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि यह अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा। पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने वाला यह मगध है। और यही मगध आगे चल करके एक एक करके महाजनपद को अपने में मिलाते गया। जैसे अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया, और अंग को इनके पिता बिंबिसार ने मिला लिया था, अवंती को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। और इस प्रकार से मगध एक एक करके महाजनपद को मिलाते गया और साम्राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया था। तो 40 का आंसर हो जाएगा मगध। अब यहाँ से 41 से लेकर के 50 तक मैथ है, और उसके बाद साइंस आएगा, करेंट अफेयर्स आएगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कुछ विविध होगा। कुल मिला करके 150 तक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब जो है मैथ जो है आपके सामने आ रहा है, तो मैथ का मैं केवल आंसर बताऊंगा, वह आप लोग बना लीजिएगा। क्योंकि मैथ का मैं जानकार नहीं हूँ, मैथ मुझे नहीं आता है। तो आप इसको देखिए और इसका आंसर जो है आप बना सकते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ स्क्रीन पर रखा हूँ। आप स्क्रीन शॉट ले करके इसका आंसर जो है वह बना सकते हैं। 4, 6, 8, 12, 41 नंबर में आपको आंसर देना है, या इनमें से जो है कोई नहीं भी हो सकता है। जो आंसर दिया है वह मैं आप लोगों के सामने बोल दूंगा, चूँकि मैथ का मैं शिक्षक हूँ नहीं। तो 41 का यहाँ पर आंसर जो है वह बी दिया हुआ है 6। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन यह आसान माना जाता है। जो लोग मैथ की तैयारी करते हैं वह ट्रिक होता है उसका, और उस ट्रिक पर आप निकाल सकते हैं। आप लोग तो सब कोई बनाते होंगे। और 42 नंबर क्वेश्चन है, 9 घंटा, 8 घंटा, 8.5 घंटा, 7.5 घंटा बाद लिखा हुआ है। तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं। इसका भी आंसर बी दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन, यह ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। 43 नंबर, ये तो देखने में छोटा है, अब बनाने में कितना टाइम लगेगा या आप लोग जानते हैं। जीएस में तो टाइम नहीं लगता है, जान गए तो तुरंत कलर कर दिए, इसमें बनाना होता है। तो 43 नंबर का आंसर जो है वह डी दिया गया है, 5%। 44 नंबर क्वेश्चन है, औसत निकालने के लिए बोला जा रहा है इसमें। 44 नंबर आप देख सकते हैं, और इस 44 नंबर का आंसर है सी, 11.75। 45 नंबर क्वेश्चन, यह अनुपात से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। 1:1, 2:3, 3:5, 4:5। 45 नंबर का जवाब दीजिए आप, और 45 का आंसर जो है वह सी दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन 2 भागों में बट गया है।
किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने, जिसकी आयु 20 वर्ष है, कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले लड़कों की आयु है। बड़ा सा क्वेश्चन है, यह आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका आंसर जो है आप बना लीजिएगा और यह 46 नंबर का आंसर जो है वह बी दिया हुआ है। तो 15 वर्ष 47 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? प्रतिशत दिया हुआ है, तो आप इसका जवाब बनाइएगा। ठीक से यह भी बनता है, जो लोग मैथ बनाते हैं वो लोग जानते होंगे। और 47 का आंसर जो है ए दिया हुआ है, ए। 48 नंबर क्वेश्चन, यह भी छोटा ही देखने में लग रहा है। अब किस फार्मूला से बनेगा वह जो बनाते हैं वो अपना बनाएंगे। 48 नंबर का आंसर ए 49 का आंसर आपको बताना है। और यह बी आंसर दिया हुआ है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 150 में से मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ कराया। 50 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, आप इसको देख करके बना सकते हैं। दूसरा वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा वहाँ 51 नंबर से शुरू होगा। कुल 150 में से आपको जांचना है, इसमें से जितना बनाए आप गिन लीजिएगा। फिर 51 से 100 बनाइएगा, उसको गिन लीजिएगा। फिर 101 से 150 बनाइएगा, उसको गिन लीजिएगा। और सभी को मिला करके 100 प्लस आ जाता है तो रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 90 प्लस आता है तब भी आपका होगा। उससे नीचे तो और थोड़ा तैयारी करना होगा। तो यही 50 क्वेश्चन था साथियों। और इस 50 नंबर का आंसर जो है वह डी दिया हुआ है, डी। आप बना के देख लीजिएगा। और मंजिल पाना है, कदम बढ़ाना है। थैंक्स, या मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ। तो अब यहाँ सिंबल आप देख रहे हैं यूट्यूब का, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो यह तो आप करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। फिर हम अगला वीडियो जो लेकर के आएंगे, पहले इस सीरीज़ को पूरा कर देंगे। आधुनिक बिहार का इतिहास जो है वह शुरू हो चुका है, तो वह चलेगा। बीच बीच में यह सब भी आते रहेगा। और अब मैं भारत का इतिहास भी बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना।